अरे क्या बताऊं माँ, 2 पल को अपने ससुर से नजरें क्या हटाती हूँ, वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाजार से कुछ सामान लाई थी, वो भी बाहर रखा हुआ है। शशि अपनी माँ विमला जी से कहती है। तभी उसकी नजर अपने ससुर नारायण जी पर पड़ी। हे भगवान, बाबूजी, आप भूल जाते हैं कि आप इंसान हैं। कोई इस तरह चना खाता है? आपको पता नहीं है कि भुजे चने ज्यादा खाने से भी पेट खराब हो जाता है। अपने पेट का अंदाजा नहीं है तो कम से कम पूछ तो लिया करो। अब आपने इतने चने खा लिए हैं कि रात में आपको खाना नहीं मिलेगा। चुपचाप से अपने कमरे में जाकर बैठ जाइए और खबरदार अपने कमरे से निकले तो। बताओ, बाजार से भुजा चना मंगाया था कि शनिवार को थोड़ा सा खाऊंगी। मुझे तो याद ही नहीं था कि घर में ससुर नहीं जानवर पाल रही हूं। बेचारे राम नारायण जी किसी डरे हुए बच्चे की तरह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उनका बेटा संजय दफ्तर से घर आया। शशि ने उसे पूरी बात बताई तो संजय अपनी शर्ट की बाजू मोड़ते हुए अपने पिता के सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और बोला, बाबूजी, आप इंसान से जानवर कब बन गए? आपको कितनी बार कहा है जरूरत से ज्यादा मत खाया करो, फिर इधर उधर गंदगी फैलाते रहोगे। कौन साफ करेगा? ज्यादा परेशान करोगे तो किसी दिन शहर के बाहर चौराहे पर जाकर छोड़ आऊंगा। दिमाग खराब कर दिया है। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चला गया। नारायण बाबू सोचने लगे, जिस बेटे के लिए दुनिया भर की स्वादिष्ट चीजें उसके सामने लाकर रख देता था, आज वो बेटा अगर मुझे भरपेट खाना दे देता तो मैं जानवरों जैसी हरकत नहीं करता। अपनी इस हालत का जिक्र करूं भी तो किससे करूं? मेरा बेटा किसी से बात भी तो नहीं करने देता। मेरी बेटी बिट्टू जब कभी फोन करती है तो ये दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं ताकि मैं उसे अपना दुखड़ा भी ना बोल सकूं। हे ईश्वर, आखिर मेरे नसीब में तुमने लिखा क्या है? जब इस धरती पर मेरे लिए कोई नहीं है तो क्यों नहीं मुझे अपने पास बुला लेते हो? इतना कहकर नारायण बाबू रोने लगे। नारायण बाबू, जिनका एक समय में 80-90 किलो से वजन कम नहीं होता था, आज लगता है सूखकर 40-50 किलो के हो गए हैं। उनका अपना 3 मंजिला मकान है। सबसे नीचे उनके बेटा बहू अपने परिवार के साथ रहते हैं और ऊपर के 4 कमरे किराए पर लगे हैं, जिसका पैसा संजय ले लेता है। फिर भी अपने पिता को भरपेट खाना तक नहीं दे पाता। अगले दिन नारायण बाबू अपने कमरे के दरवाजे के पास नीचे बैठकर रसोई की तरफ अपनी बहू को देख रहे थे और बोले, बहू, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दो। शशि बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप कमाकर जो लाते हैं सबसे पहले आपको ही खाना दूंगी। शीशे में मुंह देखा है? चुपचाप से बैठिए। जब तक मैं अपने बच्चों और पति को खाना नहीं खिला देती आपको खाना नहीं मिलेगा। नारायण बाबू बोले, बहू, सावन का महीना खत्म होने को है, अब तो रक्षाबंधन आएगा। क्या बिट्टू घर आएगी? बेटी का नाम लेते वक्त उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती थी। शशि बोली, हाँ आएगी, भाई से नेक जो लेना है। नारायण बाबू बोले, बहू, बिट्टू कभी खाली हाथ तो नहीं आती है। बच्चों के लिए, तुम लोगों के लिए कितनी ही सारी चीजें लाती है। फिर तुम ऐसा क्यों कहती हो? बेचारी साल में एक बार तो आती है। जब उसकी माँ जिंदा थी इस घर में रौनक होती थी। वो क्या गई, बिट्टू ने आना कम कर दिया। और सही भी है, क्यों आएगी? जब मायके में इज्जत और प्यार नहीं मिलता तो कोई लड़की मायके नहीं आती है। इतना कहकर वो उदास से अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गए और अपनी रोटी का इंतजार करने लगे। समय बीता। दिनों दिन नारायण बाबू की हालत बद से बदतर होने लगी। अब तो लग रहा था बस हड्डियों का ढांचा ही बच गया है। रक्षाबंधन का समय आया। नेहा, जिसे सब प्यार से बिट्टू बुलाते थे, अपने मायके आई और आते ही पिता के कमरे में चली गई। नारायण बाबू को देखकर वो हैरान हो गई और बोली, बाबूजी, आप कितने कमजोर हो गए हैं। जैसे ही वो कुछ बोलने को हुए, शशि नेहा का हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले आई और बोली, अरे ननद रानी, यहाँ आकर बैठिए। उस कमरे की कितनी भी सफाई कर लो, बहुत बदबू आती है। नेहा की नजर अपने पिता से हट नहीं रही थी, मानो वे कुछ कहना चाह रहे थे। नेहा बोली, भाभी, आपके हाथ की चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। शशि चाय बनाने गई तो मौका पाकर नेहा अपने पिता के पास पहुंच गई। नारायण बाबू धीरे से बेटी को फुसफुसाकर बोले, बिट्टू, तुम्हारी भाभी मुझे आधा पेट ही खाना देती है, वो मुझे भूखा ही मार देगी। जब दोबारा खाना मांगता हूं तो वो चिल्लाती है और कहती है, जितना देती हूं चुपचाप खा लो, वरना इतना भी नहीं दूंगी। ज्यादा खाना खाओगे तो खुद भी परेशान होगे और हमें भी करोगे।
इतना कहते कहते नारायण बाबू का गला भर आया। नेहा पिता के मुंह से ये सब सुनकर सन्न रह गई और बोली, बाबूजी, आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? उसने तुरंत अपने थैले से 4 काजू बर्फी निकाली और जैसे ही पिता के सामने की, वो झपट कर बर्फियों को ऐसे खाने लगे मानो जन्मों के भूखे हों। तभी शशि चाय लेकर आई। चाय नीचे रखकर वो बोली, अरे रे रे बिट्टू, ये क्या किया तुमने? इन्हें ये सब चीजें इतना मत खाने दो। अगर पेट खराब हो गया तो ध्यान तो मुझे ही रखना होगा। तुम तो चली जाओगी, पीछे से मेरी हालत खराब हो जाएगी। और आप बाबूजी, आप खाने की चीज देखते नहीं हैं कि टूट पड़ते हैं। चलिए जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। नेहा मन महसूस कर रह गई। वो बार बार पलटकर अपने पिता की तरफ देख रही थी और पिता की आंखें मानो ना जाने कितना कुछ उससे कहना चाह रही थी। अगले दिन राखी थी। नेहा ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसे मिठाई खिलाई और शशि से बोली, भाभी, क्या बाबूजी को 1-2 पीस मिठाई दे दूं? संजय बोला, बिल्कुल नहीं, तुम यहां आकर मेरे घर के नियमों को मत बदलो। जैसे चल रहा है चलने दो। ये लो तुम्हारा नेक। वैसे भी थोड़ी देर में तुम्हारे जाने का समय हो जाएगा। इतना कहकर संजय उठकर वहां से चला गया। जैसे राखी बंधवाना उसकी एक मजबूरी थी। नेहा अपना सामान अपने बैग में रखने लगी और शशि से बोली, भाभी, क्या कुछ रोज के लिए बाबूजी को मैं अपने साथ ले जाऊं? थोड़े दिन आपको भी आराम मिल जाएगा। शशि तो कुछ नहीं बोली, पर जैसे ही ये बात संजय के कान में पड़ी, वो भड़क गया। तू बाबूजी को अपने साथ क्यों ले जाएगी? इतने साल तक मैंने किया है, तो आखिरी समय में भी मैं कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है उन्हें अपने साथ ले जाने की। क्या बाबूजी ने तुमसे कुछ कहा? नेहा हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं भैया, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा। बस मेरा ही मन हो रहा था कि कुछ रोज उन्हें अपने साथ रखूं, पर आप मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। नेहा के मन की बात मन में ही रह गई। भाई से सवाल जवाब कैसे कर सकती थी? बचपन से भाई को घर में ऊंचा दर्जा और बेटियों को भाई से दबकर रहने की रीत जो चली आ रही है। मायके में भाई से दबकर रहो, ससुराल में जेठ और ससुर से दबकर रहो। क्या औरतों को खुलकर अपने मन की बात कहने का भी अधिकार नहीं है? यही सब सोचते सोचते नेहा ने एक बार पलटकर अपने पिता की तरफ देखा तो उसके जन्मदाता, उसके पिता तरसी हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। आंखों में आंसू लिए नेहा अपने मायके की चौखट पार कर रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि शायद इस बार कुछ छूट रहा है। नेहा को अपने मायके से लौटे हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि उसके पास उसकी भाभी शशि का फोन आया। वो बोली, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अगर मिलना है तो एक आखिरी बार मिल लो। ये खबर सुनकर नेहा छटपटा गई। दूसरे ही दिन वो अपने मायके पहुंची तो खबर मिली कि नारायण बाबू अस्पताल में भर्ती हैं। नेहा ने अपना सामान घर के किसी कोने में पटका और जल्दी से दरवाजे पर जो रिक्शा मिला उसे लेकर वो अस्पताल पहुंची। अर्धमूर्छित अपने पिता को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। नेहा उनके पास गई और धीरे से फुसफुसाकर बोली, बाबूजी, आंखें खोलो ना, देखो आपकी बिट्टू आई है। कई बार बिट्टू शब्द सुनने के बाद नारायण बाबू ने बहुत मुश्किल से अपनी आधी आंखें खोली और बोले, बिट्टू, भूख लगी है। पिता की अस्फुट सी आवाज सुनकर नेहा को लगा मानो रेगिस्तान में फूल खिल गए। नेहा बड़े प्यार से पिता का माथा सहलाते हुए बोली, हाँ हाँ बाबूजी, कहिए ना, क्या खाएंगे? आप जो कहेंगे मैं ले आऊंगी। बताइए ना बाबूजी, क्या खाना है? पिता से ये पूछते पूछते उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। लड़खड़ाती आवाज से वो बोले, रोटी, सब्जी। नेहा बोली, हाँ बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर नेहा अस्पताल के बाहर भागी और उसने खाने का इंतजाम भी कर लिया। जैसे ही वो कमरे में आई, चारों तरफ सन्नाटा था। शायद देर हो गई थी। उसके हाथ से सब्जी रोटी का डिब्बा गिर गया और वो चीख पड़ी, नहीं बाबूजी, ऐसे मत जाओ। पर बाबूजी तो बिना खाए पिए भूखे पेट इस दुनिया से चले गए थे। देखते ही देखते नेहा का आधा अधूरा मायका भी खत्म हो गया। कुछ देर में सब लोग नारायण बाबू के घर पर जमा हो गए। सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मानो किसी को कोई दुखी नहीं था। सब उनके जाने का इंतजार कर रहे थे। सारा क्रियाकर्म समाप्त हुआ। 12 दिन बाद भोज का इंतजाम हुआ। एक कोने में बाबूजी की तस्वीर और लोग ठहाके लगाकर हंस रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं महसूस हो रहा था कि बाबूजी सुन रहे होंगे।
नेहा चौखट का सहारा लेकर एकटक नारायण बाबू की तस्वीर को देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं थोड़ा सा साहस दिखाती तो आज आप भूखे नहीं जाते। बिट्टू, ओ बिट्टू, चल खाना खा ले, सब इंतजार कर रहे हैं। अचानक से संजय की आवाज ने नेहा को पिता की यादों से बाहर खींचा और वो चौंक कर बोली, खाना? नहीं भैया, मुझे नहीं खाना, बिल्कुल भूख नहीं है। संजय बोला, थोड़ा सा खा लो, देखो कितनी सारी चीजें बनी हैं, सब बाबूजी की पसंद की बनी हैं। संजय बार बार नेहा को खाने के लिए कह रहा था और नेहा के सामने अपने भूखे पिता का चेहरा घूम रहा था। वो चुपचाप जाकर चटाई पर बैठ गई जहां सारे घर वाले बैठे थे। थाली में तरह तरह की सब्जी, पकवान, मिठाई परोसी जा रही थी। जैसे ही किसी ने उसकी थाली में आलू की सब्जी डाली, उसके कानों में मानो नारायण बाबू की आवाज गूंजने लगी, बिट्टू, भूख लगी है, रोटी सब्जी ला दे। नेहा उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं ये खाना नहीं खा सकती। इस घर का एक दाना भी मैं मुंह में नहीं ले सकती। जिस घर में मेरे पिता को भूखा प्यासा मार दिया गया, मैं उस घर में खाना खाऊंगी कभी नहीं। संजय ने गुस्से में नेहा को आंखें दिखाई। नेहा बोली, ये आंखें मुझे मत दिखाओ, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत के सिवा अब कुछ नहीं है। तुम तो इतने कायर इंसान हो। जिस पिता ने तुम्हें रहने खाने लायक बनाया, इतना बड़ा घर दिया, अरे इतना किराया आता था, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुम्हारे जैसा नालायक बेटा अपने बाप को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाया। क्यों? सुनो समाज वालों, आज मेरा बाप खाली पेट इस दुनिया से चला गया। देखो, ऐसे बेटे अगर तुम्हारे घर में हैं तो कभी भी अपनी संपत्ति उनको मत देना, वरना वो तुम्हें एक एक रोटी के लिए तड़पाएंगे और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सुलूक करेगी। शशि बोली, नेहा, भांग तो नहीं पी ली है, ये कैसी बातें कर रही हो? नेहा बोली, हाँ, सच्चाई की भांग पी ली है। बाबूजी मुझसे कहते थे कि तुम उन्हें भूखा रखती हो, भरपेट खाना तक नहीं देती हो, पर मैं सोचती थी आज नहीं तो कल तुम्हें एहसास होगा, तुम सुधर जाओगी, पर तुम दोनों सुधरने वाले नहीं थे। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। इस घर पर मेरा भी अधिकार है, तो चुपचाप से आधा हिस्सा मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी। नेहा का पति हक्का बक्का उसे देखता रह गया कि जो औरत कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, आज पिता के लिए अपने भाई से भिड़ गई। संजय के पास अब कोई उपाय नहीं था। भरे समाज के सामने नेहा ने उसे कोर्ट में ले जाने की चुनौती दी। सब लोग कहने लगे, देखो तो, लगता था इसके जैसा बेटा हो तो किसी को क्या ही दिक्कत होगी, पर किसे मालूम था कि ये अपने बाप को भरपेट खाना भी नहीं देता था। छी छी, और अब तो कानून भी ऐसा बन गया है कि इसे अपनी बहन को हिस्सा देना ही होगा। हार कर संजय को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा नेहा के नाम करना पड़ा। नेहा ने अपने रिश्तेदारों के सामने उस संपत्ति को वृद्ध लोगों के नाम कर दिया, ये कहकर कि जैसे मेरे पिता भूखे पेट इस दुनिया से चले गए, मैं नहीं चाहती कि किसी और का बाप भी ऐसे भूखा चला जाए। यही होगी मेरे पिता को मेरी श्रद्धांजलि। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।